आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। यहाँ पर हम थिंकर्स की बात करेंगे, कुछ विश्वासों की, बिलीफ्स की बात करेंगे। जो नया कल्चर डेवलप होता है, एक टाइम लिमिट दी है यहाँ पर। देखिए क्या टाइम लिमिट है, 600 बिफोर कॉमन एरा से लेके हमने 600 कॉमन एरा तक की बात करी जाएगी। मतलब ये लगभग 600 साल इस तरफ और 600 साल इस तरफ की बात है। लगभग 1200 साल की ये पूरी कहानी हम चर्चा में लेके आने वाले हैं। अब जरा और कुछ रीजंस देख लें क्यों बुद्धिज्म इतना ज़्यादा स्प्रेड होता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले तो बुद्धिज्म जो है वो इंपॉर्टेंस देता है आपके आचार को, आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनको, आपका जो तौर तरीका है उसको। कास्टिज्म को इग्नोर करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है, क्योंकि कास्टिज्म की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे, बहुत ज़्यादा डिप्रिवेशन आ रहे थे जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी है उसमें। यहाँ पर ये बात करते हैं फेलो फीलिंग्स और करुणा की। इनकी जो टीचिंग्स है वो सामान्य भाषा में स्टोरी के फॉर्म में रहा करती थी। ये जो संस्कृत के कॉम्प्लिकेटेड श्लोक हैं लोगों को वो समझ में नहीं आते थे, लोगों को प्राकृत और पाली जैसी भाषा समझ में आती थी, और इन्हीं भाषाओं में जैनिज्म और बुद्धिज्म के मैसेज पहुंचाए गए। इसके अलावा आप देखेंगे तो इनको स्पॉन्सर्स मिलते हैं अशोक, कनिष्क और हर्षा के तौर पर। तो ये जो है एक तरीके से जब पेट्रोनेज देते हैं तो इससे भी कहीं ना कहीं बुद्धिज्म को बूस्ट मिलता है। और जो एक्टिविटीज थी संघ की जो एक्टिविटीज थी, उन्होंने भी जो बुद्धा का धम्मा का मैसेज है वो प्रोपेगेट करने में, फैलाने में बहुत ज्यादा मदद की। जैसे हमने बात की थी केएफसी की, उस तरीके से यहां पर भी बात करी जाती है बुद्धा ने जो नोबल ट्रुथ्स बताए उसके बारे में। यहां पर आप देखेंगे कहा जाता है कि जो दुनिया है वो सौर्य से भरी हुई है और सफरिंग से भरी हुई, दुख और यातनाओं से भरा हुआ है जीवन। अब ये जो दुख और यातना है ये आपकी डिजायर्स की वजह से है। आपने कहा कि मुझे लैम्बोर्गिनी खरीदनी है और आपको थोड़ी देर में पता चला कि मैं लैम्बोर्गिनी नहीं खरीद सकता हूं, फिर आप दुखी हो जाएंगे। या फिर आपने कहा मुझे डिकॉटी डाइवेल खरीदनी है 1260 सीसी एस वाली, फिर आपने कहा यह गाड़ी बड़ी महंगी है, मेरी औकात से बाहर है, आप फिर दुखी हो गए। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये जो सौरो है, ये सफरिंग जो है, इसको अगर आपको रिमूव करना है तो उसके लिए आपको जो डिजायर है उसको रिमूव करना पड़ेगा। आपको डुकाटी खरीदने का सपना भूलना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छा फील होगा। बुद्धा ने इतना सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझा दिया। अब ये जो डिजायर है इसको रिमूव करने के लिए क्या करना है, अपना जो दिमाग है वो डुकाटी से या लैम्बोर्गिनी से हटा के कहीं और लगाने की जरूरत है। और वो आपको कहां लगाने की जरूरत है, अष्टांगिक मार्ग में लगाने की जरूरत है, 8 फोल्ड पाथ में लगाने की जरूरत है, जो कि क्या है, राइट स्पीच होनी चाहिए, राइट एक्शन होने चाहिए। सही बोलो, अच्छे काम करो, अच्छे तरीके से जीवन को यापन करो, शरीर को एक्सरसाइज दो, मेमोरी जो होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए, अच्छी चीजें याद रखो, ध्यान ऑब्जर्वेशंस आप जो कर रहे हो वो सही होने चाहिए, डिटर्मिनेशन अच्छा होना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं फला आदमी का खून कर दूंगा, डिटर्मिनेशन ऐसा होना चाहिए कि मैं इस आदमी की जिंदगी बदल दूंगा, इसके लिए कुछ अच्छा करूंगा, गरीब के लिए कुछ अच्छा करूंगा, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करूंगा। साथ में राइट मेडिटेशन होना चाहिए, ध्यान लगाने की जरूरत है। इस तरीके से 8 फोल्ड पाथ या अष्टांगिक मार्ग इन्होंने हमें बताया था बुद्धिज्म में। फिर हम बात करें जरा सा इसके अंदर के सिस्टम के, ये जो संघ है ये कहां रहेगा। संघ के रहने की जो जगह है उसको आप कहेंगे विहार। संघ जहां पर अपना मेडिटेशन और वो सारी चीजें जो अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करने का काम है वो जहां करेंगे उसको कहते हैं चैत्य। और चैत्य के पीछे ही बना होता है स्तूप। जो स्तूप क्या होता है, वो रिमेन्स होते हैं जो भी मॉन्क्स हैं उनके। तो ये 3 जो शब्द हैं इनको आपको याद रखने की जरूरत है। अब ये जो स्तूप हैं ये कहां कहां बने, ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं, वैसे तो बहुत जगह बने लेकिन इंपॉर्टेंट जगह जैसे लुम्बिनी है, यहाँ पर जो बुद्ध बॉर्न हुए थे इसीलिए एक स्तूप यहाँ पे है, बोध गया में एक स्तूप है, सारनाथ में स्तूप है, कुशीनगर में स्तूप है। और ये इंपॉर्टेंट जगह हैं, बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड है डायरेक्टली। जैसे बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी, बोध गया में इनको एनलाइटनमेंट प्राप्त होती है, पहला सरमन ये सारनाथ में देने वाले हैं, उसके बाद इनकी डेथ होती है कुशीनगर में, या फिर निर्वाण जो प्राप्त करते हैं ये कुशीनगर में प्राप्त करते हैं, इसलिए ये 4 इंपॉर्टेंट जगह हो गई। और इसके साथ में आप देखते हैं भरूच, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर भी स्तूप बनाए जाते हैं। अशोका के टाइम पे बहुत सारे स्तूप बनाए जाते हैं। ये जो वीडियो है इसमें आप ये स्लाइड को पॉज करके जरा लोकेशंस फिर से देख लेना। लुम्बिनी, कुशीनगर हो गया, बारावारा है, बोध गया है, इसके बाद भरूच देख लीजिए, सारनाथ है, श्रावस्ती, इसके बाद सांची, नासिक, जुन्नार, कार्ले, अजंता, अमरावती, ये नागार्जुन कोंडा, ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं, इनको थोड़ा सा आप एक बार नजर कर लें। यूपीएससी प्रीलिम्स में इस तरीके के सवाल पूछ लेती है, 4-5 जगह देगी और कहेगी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुद्धिस्ट साइट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुद्धिस्ट साइट। तो इस तरीके के सवाल आ जाते हैं और ये थोड़ी सी चीज दिमाग में फंस जाए तो बढ़िया हो जाता है। बुद्धा की डेथ होती है
बुद्धा की डेथ के बाद क्या होता है, उनके जो रिमेन्स होते हैं, एक बुद्धिस्ट किताब है जिसका नाम है अशोक वादना। अशोक वादना में अशोक जो है, जो बुद्धा के रिलिक्स हैं, जो उनका अस्थियां हैं, उनको अलग अलग जगह, अलग अलग हिस्सों में बांट के ऑर्डर करते हैं कि अलग अलग जो महत्वपूर्ण जगह है वहां पर ले जाया जाए, वहां पर गड़ा के उसके ऊपर स्तूप बना दिया जाए। तो ये कौन सी किताब से पता चलता है? अशोक वादना से पता चलता है। ये इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बुद्धिस्ट बुक्स या फिर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, तो इसमें अशोक वादना आ जाएगा। अब बात करें जो स्तूप हैं, इनको बनाया कहाँ गया, ये हमें समझ में आ गया। कैसे बने इसके बारे में बात करें आप, तो रेलिंग्स बनेंगी इसके ऊपर। इसकी हम डिजाइन की बात कर चुके हैं चौथे चैप्टर में, जब हमने 11th क्लास का चौथा चैप्टर कंप्लीट किया था। साथ में ये बनने वाले हैं, तो अशोक ने स्तूप बना दिया, लेकिन उसके बाद आप आगे देखेंगे बहुत सारे राजा आएंगे जो डोनेशंस देंगे, जैसे सातवाहन। गिल्ड आएंगे, जो व्यापारी हैं उनका ग्रुप होगा, वो भी बहुत सारे पैसे वगैरह देंगे, डोनेशंस देंगे। साथ में कॉमन मैन हैं, भिक्षु हैं, भिक्षुनीज हैं, ये सब भी पैसे देने वाले हैं, डोनेशंस देने वाले हैं, जिससे स्तूप बनने वाले हैं बड़े सुंदर सुंदर। स्तूप के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में जरा ध्यान दे ले, तो सबसे ऊपर, जैसे मैंने शुरू ही किया था आपको तो बताया था, ये तोरण है। तोरण के बाद ये प्रदक्षिणा पथ है, फिर एक और प्रदक्षिणा पथ यहां पर है, फिर ये अंडा आने वाला है। अंडा के बाद आप देखिए ये जो सर्कल है ऊपर का, वो वेदिका हो गया, इसके ऊपर हर्मिका, और इसके ऊपर आप देखेंगे छतरी लगती है। एक्सेल पिलर जो है, इस पर छतरी लगेगी। ये देखिए छत्र जो है, छत्र के सबसे ऊपर एक्सेल पिलर। तो यहां से आप इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एनालाइज कर सकते हैं, और इसको जरा ध्यान से देख लें ताकि इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको याद रहें और लिखने में आसानी हो जाए। अब सांची के बारे में तो बहुत बात की, सबसे पहली फोटो मैंने सांची की दिखाई। एक और स्तूप है, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी नहीं है। सही मायने में देखा जाए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर टाइमिंग। जिंदगी में अगर आप सही टाइम पे सही जगह नहीं पहुंचते हैं तो दिक्कत हो जाती है, और ये आपको अमरावती के एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अमरावती जो स्तूप है, ये बनाया गया था 3rd सेंचुरी BC में। ये जो अमरावती विलेज है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, वहां पर ये मिलता है। कहानी ऐसी है कि 1796 में एक राजा मंदिर बना रहा था, और उसके लिए वो अमरावती स्तूप के आसपास जो ईंट पत्थर जो भी होंगे उनका उपयोग कर रहा था। एकदम से उसको स्तूप का बचा हुआ सामान मिलता है, और फिर वो वहां पर थोड़ी बहुत खुदाई वगैरह करवाता है खजाने की लालच में। ये अमरावती के स्तूप का इस तरीके से था कि अमरावती का स्तूप है, उसके ऊपर इस तरीके से ये दीवारों पर बनाया गया है। ये अभी इसका मिनिएचर म्यूजियम में देखने मिल जाएगा। इसमें जो कॉलिन मैकेंजी है, जिसके बारे में हमने चर्चा की है, 7th चैप्टर जो हमारा है, 12th का भी हम जब आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें हमने विजयनगर एम्पायर में बात की है। कॉलिन मैकेंजी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है विजयनगर एम्पायर में। तो इन्होंने अमरावती के बारे में भी चर्चा की थी, स्टडी की, लेकिन उसको कभी पब्लिश ही नहीं किया गया। इस तरीके से एक वॉल्टर एलियट हैं जो कमिश्नर थे, वो भी आते हैं, वो विजिट करते हैं अमरावती, और वो भी स्टडी वगैरह करते हैं, और उसके बाद इसका भी कोई खास आउटपुट नहीं निकलता। 1850 आता है, और जो अमरावती का माल था, अलग अलग जो भी स्लैब्स हैं, जो भी हैं, उनको कलकत्ता, मद्रास या फिर लंदन ऐसी जगह पर ले जाया जाता है, और ऐसी जगह पर ले जाके सुंदरता के लिए या पीस ऑफ आर्ट के तौर पे रख दिया जाता है। इन सारी चीजों को देखते हुए H.H. कोल एक बात कहते हैं कि ये जो चीजें होती हैं, एंशिएंट आर्ट होता है किसी भी एक जगह का, उसको उस जगह से, उस कंट्री से, उस देश से बाहर लेके नहीं जाना पड़ेगा। कायदे से उसको आप लूटना मानेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल वर्क है उस कंट्री का, आप उसको उस कंट्री से छीन रहे हैं। इस तरीके की बात ये H.H. कोल कहते हैं। ये अपनी बात रखते भी हैं, लेकिन अथॉरिटीज इनकी बात नहीं मानते, और अमरावती की जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो लंदन, मद्रास या फिर दूसरी जगह पर आपको देखने मिलती है। 19th सेंचुरी में इसी तरीके की केस क्या हुआ था, सांची के साथ हुआ। देखिए अमरावती 1796 में मिल गया, और सांची आपको 1818 में मिलेगा, लेकिन अमरावती की कहानी अलग रही। अमरावती का जो भी माल है इंपॉर्टेंट, वो लेके जाया गया, अलग जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। सांची की जब बात आई कि सांची का जो सिचुएशन था वो कंपेरेटिवली अच्छा था, गुड कंडीशन में आपको देखने मिलता है, लेकिन उसको ले जाने की जब बात फ्रेंच और इंग्लिश ने की तो इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो शाहजहां बेगम है वो इस चीज़ को मना कर देती है, जो वहाँ की राजा थी, जो कंट्रोल था उनका भोपाल एरिया में, और वहीं पर विदिशा पड़ता है। सांची विदिशा 10 किलोमीटर दूर है। उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि उनकी वो टेरिटरी थी, वहां से उन्होंने कहा यहाँ से आप कुछ नहीं ले जाएंगे। उस वजह से आज सांची जैसा है वैसा आपको देखने मिल रहा है, नहीं तो आपको सांची देखने ही नहीं मिलता। अब जरा सा सांची के जो तोरण वगैरह हैं उनकी बारीकी से स्टडी करें तो एक जातक स्टोरीज, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जातक स्टोरीज जो बुद्ध के पास्ट लाइफ से संबंधित होती हैं, वो इन्होंने तोरण पे इस तरीके से बना दी हैं, कहानी पूरी सुनाने के लिए, नरेट करने के लिए। यहां पर एक जातक स्टोरी है जिसका नाम है विसंतरा जातक। अब ये विसंतरा जातक में कहा जाता है कि एक बड़ा ही जनरस दानवीर प्रिंस था, राजकुमार था, जो अपना सारी चीजों को दान दे देता है और अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ
जंगल में रहने लगता है। उसकी एक कहानी दिखाई गई यहाँ पे। इस तरीके से अलग अलग कहानियों को दिखाने का प्रयास किया जाता था और बुद्ध को सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा हर जगह पर। सिंबल्स के फॉर्म में जैसे खाली सीट को दिखाया जाएगा, खाली सीट मतलब बुद्ध मेडिटेट कर रहे हैं। स्तूप को दिखाया जाएगा मतलब महापरिनिर्वाण, मतलब बुद्धा की डेथ। उसके बाद आप देखें महापरिनिर्वाण के बाद एक और जगह चक्र दिखाया जा रहा है जो उनका फर्स्ट सरमन को दिखाता है, जो धर्म चक्र प्रवर्तन है उसको दिखाता है। यहां पर देखें चक्र बना है, ये फर्स्ट सरमन को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर स्तूप बना है मतलब महापरिनिर्वाण को रिप्रेजेंट करेगा, और यहां पर खाली सीट बनी है, इसका अर्थ ये है कि ये मेडिटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंबॉलिक पॉइंट से, सिंबॉलिक तरीके से बुद्ध को रिप्रेजेंट करा जाता था। लेकिन इसके साथ में बुद्धिज्म से हटके भी बहुत सारे आपको स्कल्पचर्स देखने मिलेंगे। अब ये बुद्धिज्म से हटके क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो दूसरे राजा आते हैं, जो दूसरे राजा इन्वेस्ट करेंगे या फिर डोनेट करने वाले हैं, इन्वेस्ट नहीं करना, इन्वेस्ट गलत शब्द हो गया, डोनेट करेंगे। ये जो डोनेट करने वाले हैं वो अपने हिसाब से जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर उस समय चल रहा होगा उसको भी इनकलकेट करेंगे, उसको भी इंक्लूड करेंगे। जिसमें यहाँ पर देखिए शल्यभंजिका है, एक ऐसी औरत बताई गई, ऐसी विमेन बताई गई है जो अगर ट्री को पकड़ ले तो क्या होता था, अगर ये ट्री को टच करती है तो वो फूल और फल देने लगता है। इस तरीके से एक महिला को इस तरह यहाँ पर बनाया गया है। और भी इस तरीके की चीज़ें, जैसे हाथी को दिखाने का, बहुत हाथी हो गया, या फिर और भी जो जानवर हैं, बंदर हैं, हाथी, या फिर और भी कैटल्स को दिखाया गया है, जिसमें हाथी क्या शो कर रहा है, क्या डिपिक्ट कर रहा है, स्ट्रेंथ और विजडम को रिप्रेजेंट करता है, सिग्निफाई करता है हाथी। यहाँ पर गज लक्ष्मी भी आपको देखने मिलेंगी। गज लक्ष्मी का जो एक मोटिव है वो भी आपको देखने मिलेगा। एक विमेन है जो कि सराउंडेड है एलिफेंट से एज वेल एज लोटस से, तो ये गज लक्ष्मी का मोटिव भी आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा कहा जाता है कि सांची जो है ऐसा इलाका है जहाँ पर सांप की पूजा करी जाती थी। ये जो जेम्स फर्गुसन है ये अपनी इस तरीके से बात रखते हैं। कुछ ऐसे टेक्स्ट में इनको ऐसी कुछ चीज़ें मिली हैं जिनसे ये कंक्लूजन ड्राइव की है कि सांची में सांप की पूजा करी जाती होगी। इसके साथ में आप देखेंगे तो अजंता में भी पेंटिंग्स मिलती है, जिसमें अजंता जो महाराष्ट्र में है, हमने इसकी चर्चा करी है आपसे, जो चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 6 है, उसमें अच्छी खासी चर्चा हुई है हमारी 11th क्लास की किताब में। इसमें हमने देखेंगे अजंता में एक पेंटिंग है जिसमें जो लाइफ है, जो राजा की लाइफ होती है, जो कोर्ट में जिस तरीके की लेविश लाइफस्टाइल होती है उसके बारे में दिखाया गया है पेंटिंग के द्वारा, जो जातक स्टोरी उसमें दिखा है। तो आर्टिस्ट किस तरीके की टेक्निक यूज करेंगे, 3 डायमेंशनल क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे अपनी पेंटिंग्स में, और ये पेंटिंग्स में ऐसे कलर यूज करेंगे कि पेंटिंग्स बहुत ही नेचुरल लगे। स्किन कलर वगैरह यूज करेंगे, इस तरीके से यूज करते थे। अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, बुद्धा की डेथ होती है, किताबें लिखी जाती हैं, वो सारी चीज़ें हो रही हैं, बुद्धिज्म में और फर्दर डेवलपमेंट होता है, और बुद्धिज्म में एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाती है, उसको आप कहते हैं महायान बुद्धिज्म। अब महायान बुद्धिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ कहा जाता है कि बुद्ध जो हैं उनने तो ज्ञान हासिल करा, ज्ञान प्राप्त किया, एनलाइटन हुए, निर्वाण प्राप्त हुआ, खत्म। लेकिन उससे आम लोगों को क्या, तो एक नया आइडियोलॉजी या एक सेवियर, मसीहा वाला कॉन्सेप्ट डेवलप करा जाएगा समय के साथ। और ये मसीहा वाला कॉन्सेप्ट महायान में बहुत जोर शोर से डेवलप होता है। और ये जो मसीहा है महायान का, उसको बोधिसत्व कहा जाता है कि बोधिसत्व एक ऐसा पर्सन है जिसने नॉलेज, एनलाइटनमेंट इकट्ठी कर ली है। वो चाहे तो अभी निर्वाण प्राप्त कर ले, लेकिन वो निर्वाण प्राप्त इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो दूसरों की भी मदद करना चाहता है निर्वाण प्राप्त करने में। और इसी वजह से महायान में बुद्ध और बोधिसत्व दोनों की पूजा करी जाने लगी। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। अब महा से समझ में आ रहा है, महा मतलब ग्रेट, यान मतलब होता है व्हीकल। तो जो महायान है ये ग्रेट व्हीकल बन गया जिसमें पूजा करी जाएगी, डेटिफिकेशन हो जाएगा, मतलब मूर्ति पूजन चालू हो जाएगी बुद्धिज्म में। इसके पहले बुद्ध को सिंबल में रिप्रेजेंट करा जा रहा है, और जो बचा कुचा जो पुराना सिस्टम था उसको हीनयान बना देते हैं कि छोटी गाड़ी है हीनयान, और जो बड़ी गाड़ी है वो है महायान। इसके साथ में एक और कॉन्सेप्ट भी आया था वज्रयान का। वज्रयान में जादू टोना वगैरह और जो नेक्रोमेंसीज की एक्टिविटी होती है या फिर जो ब्लैक मैजिक होता है, ये सब शुरू हो गया था। सामने देखें जरा आप इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हीनयान और महायान में। तो जैसा मैंने बताया, हीनयान का लेसर व्हीकल छोटी गाड़ी, महायान बड़ी गाड़ी। यहाँ पर आप देखेंगे तो बुद्धा जो है उसकी डॉक्ट्रिन को, उनकी जो बताई हुई बात है, उनकी जो बातें उनको फॉलो करा जाएगा। यहाँ पर डॉक्ट्रिन साथ में उनके जो एथिक्स हैं उनको भी फॉलो करा जाएगा। हीनयान में ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो करा जा रहा है, और आप देखें महायान में इमेज की वर्शिप होगी, बुद्ध की जो इमेज है उनकी वर्शिप होगी। महायान में संस्कृत यूज कर रहे हैं, हीनयान में पाली यूज कर रहे हैं। बोधिसत्व का इंपॉर्टेंस हीनयान में नहीं था, लेकिन बोधिसत्व को बहुत ज्यादा पूजा जाता है, बहुत ज्यादा बिलीव करा जाता है महायान में। बुद्ध को भगवान के तौर पे देखा जाता है, भगवान के तौर पे पूजा जाता है महायान में। बल्कि बुद्ध ने कहा था भगवान की तो जरूरत ही नहीं है, गॉड इररिलेवेंट है,
और एक कॉन्सेप्ट भक्ति का भी आ जाता है यहाँ पर, जो कि दोनों ही जरूरत नहीं थी। हीन यान में गॉड का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, ना भक्ति का इंपॉर्टेंस है। ये चेंजेस आपको देखने मिलते हैं। अब जो हीनयान है, महायान का तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जो हीनयान के फॉलोअर्स थे वो पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो करेंगे, और जो पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो करेंगे वो खुद को तेरा कहते थे। तो तेरा जो टीचर्स हैं उनके ट्रेडिशंस को फॉलो करेंगे, इसलिए वो तेरावादन हो गए। ये तेरावादन जो है ये ओल्ड पाथ को फॉलो करेंगे, और जो अपने टीचर्स हैं उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको ही रिस्पेक्ट करेंगे। ये आपका ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे हीनयान में। अब सिर्फ हीनयान, महायान, जैनिज्म यही बस तो नहीं हो रहा था। आपको पता है ब्राह्मणिकल सोसाइटी या जो ब्राह्मणिकल रिलीजन है उसमें भी डेवलपमेंट होंगे। और वो डेवलपमेंट कैसे होते हैं? विष्णु और शिव, शैविज्म और विष्णुज्म, ये भी दोनों चीजें डेवलप होने लगती हैं। यहां पर विष्णु को प्रिंसिपल डिटी के तौर पे और चीफ गॉड के तौर पे शिव की पूजा होने लगती है। यहां पर भक्ति का कॉन्सेप्ट आता है, डिवोशन का कॉन्सेप्ट आता है, और एक गॉड और जो भक्त और भगवान है उनके बीच में एक बॉन्ड की बात करी जाती है। अब यहां पर जो बॉन्ड की बात करी जा रही है, इसके साथ में कहानी अवतार की भी आ जाएगी। जैसे आपने पढ़ा है कृष्ण अवतार, विष्णु अवतार, राम अवतार, अलग अलग नाना प्रकार के वैष्णविज्म में अवतार आने लगेंगे। अब जो अवतार है उनको इनकी मूर्तियां बनेंगी। जब इनकी अवतार, जैसे 12 अवतार की मूर्ति है, ये आपको देखने मिलेगी बहुत सी जगहों पर, जिसमें विष्णु जो है वो 12 का जो बोर होता है, वाइल्ड बोर, उसका अवतार लेते हैं, और ये जो पृथ्वी है उसको पाताल से बाहर निकालते हैं। इस तरीके की कहानी है। तो ये माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को लेके ये इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर, और नए नए अवतार इंट्रोड्यूस करे जाते हैं। यहाँ पर जब माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं, शिव को रिप्रेजेंट करा जा रहा है लिंग के फॉर्म में। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आप देखें कि भगवान का जो पोस्चर है, किस तरीके से बैठे हैं, हाथ में क्या पकड़े हैं, ऑर्नामेंट्स कैसे पहने हैं, वेपन्स कौन से लिए हैं, हेड गियर कौन सा पहने हैं, ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स हैं या नहीं है, इस तरीके से उनको देखा जाने लगा, इस तरीके से उनको क्लासिफाई करा जाने लगा, और इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं ये प्रिवेल करते हैं। जैसे 4 हाथ हैं तो चतुरानन, हाथ में अगर लोटस है तो उसको क्या कहेंगे, पद्म पानी, ये कॉन्सेप्ट आ गए। हाथ में अगर वज्र है तो वज्र पानी। बैठे अगर किस तरीके से बैठे हैं ये देखा जाने लगा, किस एंगल से बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, किस चीज़ पे बैठे हैं। जैसे बाघ अंबर, बाघ मतलब होता है शेर, और अंबर मतलब कपड़ा। तो बाघ के अगर जो क्लॉथ है उसको बिछा के बैठे हैं, मतलब बाघ अंबर पे बैठे हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को रिप्रेजेंट करा जाने लगा, डिपिक्ट करा जाने लगा। पुराण के बारे में मैंने बताया कि जो पुराण है वो बाद में कंपाइल हुई जाने लगी, और जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि कैसे कहानियां हैं या फिर जो भी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस हैं उनको कंपाइल करने का काम भी चालू हो गया था। तो डेवलपमेंट हर जगह हुई हैं, और यहाँ पर पुराने कल्चर में भी आपको डेवलपमेंट देखने मिलेंगी, जिसमें संस्कृत वर्सेस के फॉर्म में ये पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। और ये जो पुराण है इनकी सबसे अच्छी खासियत ये थी कि इनका जो रीच था वो बढ़ गया था। ये हो सकता है कि ब्राह्मण्स ने उस समय समझा हो कि हमारा जो मोनोपोली है वो खत्म हो रही है, इसीलिए इन्होंने विमेन और शूद्र के लिए भी पुराण सुनना पढ़ना ये अलाउ कर दिया था। वेद इनको पढ़ना और सुनना अलाउ नहीं था, लेकिन ये पुराण सुनना और पढ़ना अलाउ कर दिया गया। कहानियां आ गई, नई नई कहानियां आ गई। आप देखेंगे विष्णु पुराण सुने, गरुड़ पुराण सुने, ब्रह्मांड पुराण सुने, इस तरीके की बहुत सारी पुराण है, और ये सारी पुराणें लिखी जाने लगी। और इन सारी पुराणों की जो कहानियां थी वे विमेन और शूद्र भी पढ़ सकते थे। पुराण की बात करें तो आपको पता होगा ये जो कृष्ण वासुदेव जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेटी के तौर पे मथुरा के आसपास के इलाके में पूजे जाते थे, और ये जो है ये पूरे इलाके में इस तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट फैल जाने वाला है। इसके साथ में ये पुराणों की जो कहानियां हैं, ये पुराणों से जो सुन के पढ़ के आम लोग जो हैं, जो विमेन हैं और भी जो लोग हैं, वो ये कहानियां सुनेंगे, और ये कहानियां जो हैं वो बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करेंगी, और लोगों तक इनके जो आइडियाज़ और इनके जो बिलीव्स हैं वो पहुँचते थे। अब जब भगवान बन गए तो भगवान के लिए मंदिर भी बनेंगे, तो गॉड और गॉडेसेस के लिए अलग अलग मंदिर भी देखने मिलते हैं आपको। शुरुआत में ये मंदिर जो है छोटे से होने वाले हैं, स्क्वायर शेप के होने वाले हैं, छोटे छोटे। धीरे धीरे आप देखेंगे इसके ऊपर एक शिखर भी डेवलप हो जाएगा। फिर आप देखेंगे इनके बड़ी बड़ी दीवारें हो जाएंगी, हॉल बनाया जाएगा बड़ा, जिसको आप कहते हैं मंडपम। फिर उसके बाद आप देखेंगे गोपुरम भी बना दिया जाता है। ऐसे धीरे धीरे एडिशंस होते जाते हैं टेम्पल में। शुरुआत में आप देखें तो जिस तरीके से केव्स में चैत्य या विहार बनाए जाते थे, उस तरीके से केव्स के अंदर ही मंदिर भी बनाए जाने लगे। इस तरीके की बिल्डिंग्स भी होती थी। तो मंदिर केव्स के अंदर भी बनाए जाने लगे, और इसका गजब का एग्जाम्पल आपको कैलाशनाथ मंदिर के तौर पे मिलता है, जो कि एक अल्टीमेट एग्जाम्पल है किस तरीके से मंदिर बनाए गए थे, जो रॉक कट
तरीके से रॉक कट करके कार्विंग करके मंदिर बनाया गया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि 8th सेंचुरी में आपको देखने मिलता है। अशोक ने भी जो आजीविका सेक्ट है उनके लिए केव्स बनाकर दिए थे, और वो भी एक बढ़िया एग्जाम्पल है केव्स के अंदर जो मंदिर या फिर जो भी पूजा की स्थल बनाने का उसका। यहां पर आप देखें एक और मूर्ति, अब इसमें शेषनाग के ऊपर बैठे हैं। तो यहां पर शेषनाग जो उनकी सीट है वो इंपॉर्टेंट है, पोस्चर कैसा है वो इंपॉर्टेंट है, पोस्चर के अलावा सर पे क्या पहने वो इंपॉर्टेंट है, हाथ कितने दिख रहे हैं, 4 हाथ दिख रहे हैं, तो ये 4 इंपॉर्टेंट हाथ हो गए। अब इसके बाद ये पद्मनाभ पोज है, अगर नाभि से अगर फूल निकला है, पद्म निकला है, तो वो पद्मनाभ पोज हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से डिफाइन करा जाने लगा था डेटीज को भी, और ये पुराणों के अनुसार सारी चीजें करी जाती थी। यहां पर जो एलोरा का मंदिर है उसमें कॉपर प्लेट मिलती है, जिसमें जो चीफ स्कल्पचर था, जो उस्ताद था जो पूरा मंदिर बना रहा होगा, वो लिखता है कि हे भगवान मैंने बनाया इसको, ओह हाउ डिड आई मेक इट, मैंने इसको बना कैसे दिया। इस तरीके से वो अचंभे में रहता है, अपना जो एक अमेजमेंट है उसको रिकॉर्ड करा गया है कॉपर प्लेट पे, वो आपको यहां पर देखने मिलती है। अब इससे बात आती है, क्या हर चीज देख सकते हैं, क्या हर चीज आप समझ सकते हैं? और ये कहा गया है यूरोपियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि भारतीयों के पास तो कहानियां थी, लेकिन जब यूरोपियंस आते हैं तो यूरोपियंस को समझ में नहीं आता ये आदमी जो है, ये देखिए यहाँ पर यूरोपियंस जब इस चीज को देखेंगे तो उनको लगेगा यार ये एक पर्सन है जो लेटा हुआ है, सांप के ऊपर ये लेटा हुआ है, इसके 4 हाथ हैं। यूरोपियंस को ये बात समझ में नहीं आई। यूरोपियंस को समझ में आते थे ग्रीक आर्टिस्ट जो समझ में आते थे, जिन्होंने बुद्ध के जो हेलेनिस्टिक फीचर्स के साथ बुद्ध की जो मूर्ति बनाई, वो यूरोपियंस को बड़े समझ में आते थे। और यूरोपियंस उनके हिसाब से जो चीज उनको फेमिलियर थी, उसके हिसाब से जो अनफेमिलियर चीज थी उसको कंपेयर करने का प्रयास करते थे। एक और गजब की चीज है, ये देखिए ये जो स्कल्पचर है ये रॉक सरफेस पे बनाया गया, एक बड़े पत्थर के ऊपर ये बनाया गया स्कल्पचर, ये महाबलीपुरम में। अब इसके बाद साथ भी बड़ी कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी इसके इंटरप्रिटेशन की है। यहाँ पर एक तरफ कहा जाता है कि भागीरथ है, अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ इस इलाके की, यहाँ पर आप देखिए ये वाला इलाका है, आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं, चाहे थोड़ा सा जूम करेंगे तो भी देख सकते हैं। तो ये भागीरथ, कोई कहता है इसको भागीरथ, जो भागीरथ है वो गंगा को जमीन पर लाने के लिए, धरती पर लाने के लिए तपस्या कर रहा है। और दूसरे लोग ये कहते हैं कि ये अर्जुन है, ये अर्जुन तपस्या कर रहा है ताकि इसके वेपन्स मिल जाएं, आर्म्स एक्वायर करने के लिए ये तपस्या कर रहे हैं ताकि महाभारत में इनकी जीत हो पाए। तो इस तरीके से डिवाइडेड अंडरस्टैंडिंग है, डिवाइडेड कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं, ओपिनियन भी हो गई। तो इससे समझ में आता है, जरूर नहीं है हम हर चीज समझें, या फिर यूरोपियंस हर चीज किस तरीके से समझते हैं, पहले उन्हें कोई चीज फेमिलियर देखेंगे और उसके हिसाब से जो अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट है उसको कंपेयर करके वो क्या है क्या नहीं है ये निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां तक हमारी चर्चा हो गई है और चर्चा आपको समझ में आ गई होगी। सामने आपके सवाल है, वीडियो को पॉज करें, परंपरा अनुसार सवाल का जवाब देने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं जवाब बना लिया होगा। सवाल है जो नया ट्रेडिशन बुद्धिज्म का है वो कौन सा था? आपको पता है महायान जो था वो नया ट्रेडिशन था। दूसरा सवाल है जिसमें पूछा जा रहा है जैनिज्म ऋषभदेव ने स्टार्ट किया था, ठीक है। लॉर्ड महावीर जो है वो 24 तीर्थंकर है, ये भी सही है। टीचिंग ऑफ जैनिज्म आर गिवन इन अंगार्स, ये हमें नहीं पता अभी, मान लीजिए। जैनिज्म स्टार्ट संघा टू स्प्रेड इट्स मैसेज, ये गलत है क्योंकि बुद्धिज्म में संघा स्टार्ट हुआ था। और जैसे ही चौथी स्टेटमेंट को काटेंगे आप अपने आंसर पे आ जाते हैं 1, 2 and 3, और आंसर यहां पर आपका हो जाता है बी। अगला सवाल है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज भिक्षुनी? इसका जवाब आपको पता है, इसका सीधा जवाब है प्रजापति गौतमी, जो उनकी फॉस्टर मदर थी वो बन जाती है पहली भिक्षुनी। तो यहां पर सवाल भी खत्म होते हैं और हमारी चर्चा जो है चैप्टर नंबर 4 की वो भी समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 5 की चर्चा में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।